जय हिंद। आज हम जानेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। ठीक है, उत्तर मुगल काल पढ़ने से पहले जो है हम मुगल काल पे एक नज़र डालते हैं। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो मुगल काल में मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? तो बाबर करता है। इसका टाइम पीरियड अगर आपसे बोल दिया तो 1526 से 1530 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। इसका टाइम पीरियड अगर आपसे बोलेगा तो हुमायूं जो है 2 बार गद्दी पे बैठता है। पहला बार जो गद्दी बैठता है वो 1530 से 1540 तक इस शासन करता है। उसके बाद जो है 1555 से 1556 तक फिर ये राजगद्दी पे शासन करता है। तो मुगल काल में बोलेगा आपसे कि कौन सा शासक ऐसा था जो 2 बार राजगद्दी पे बैठा था, तो वो हुमायूं था। ओके देन आगे। उसके बाद इसका बेटा आता है अकबर। अकबर का टाइम पीरियड अगर आप बोलेंगे तो अकबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1526 से 1605 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, उसके बाद इसका बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड अगर आपसे बोलेंगे तो 1605 से 1627 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, उसके बाद इसका बेटा आता है शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड अगर आपसे बोलेगा तो 1627 से 1657 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1627 से 1657 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद इसका बेटा आता है औरंगजेब। ठीक है, जो मुगल वंश का लास्ट शासक कहलाता है। ओके, तो इसका टाइम पीरियड जो है कब से कब तक रहता है? 1657 से 1707 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। तो मुगल वंश में इतना वंश जो है इतना शासक शासन करता है। उसके बाद जो है मुगल वंश में औरंगजेब जो लास्ट शासक होता है वो जो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1707 में किसकी मृत्यु होती है? तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो है मुगल वंश से उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, कहाँ पे होती है? तो अहमदनगर में होती है। कहाँ पे होती है? और अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का अगर कब बोलेगा आपसे तो औरंगजेब को दफना दिया जाता है खुलदाबाद में। ये खुलदाबाद पड़ता कहाँ पे है? तो दौलताबाद में पड़ता है। तो औरंगजेब से 2 सवाल आपसे पूछेगा कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ हुआ था? तो अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगजेब का कर्म कहाँ पे है? तो खुलदाबाद में है। ठीक है, औरंगजेब का कब्र कहाँ पे है? तो खुलदाबाद में पड़ता है। और खुलदाबाद कहाँ पड़ता है? तो दौलताबाद में पड़ता है। ठीक है, दौलताबाद बोले या खुलदाबाद बोले, दोनों में से कोई दे तो आप ऑप्शन में तो आप मार सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 चीज़ आपको याद रखना है। आगे, औरंगजेब के 5 पुत्र होते हैं। वो 5 पुत्र का नाम बताते हैं आपको। एक होता है मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। क्या क्या बोले? मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये 5 पुत्र होते हैं। ओके, देन जिसके बारे में मुझे पढ़ना है वो पढ़ेंगे मुअज्जम के बारे में। ठीक है, मुअज्जम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उत्तर मुगल काल में पहला शासक कहलाता है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो समझते हैं ध्यान से कि 1707 से 1712 तक जो टाइम पीरियड रहता है वो मुअज्जम का टाइम पीरियड रहता है, जो कि औरंगजेब के पुत्र होते हैं। ठीक है, मुअज्जम किसका अन्य नाम होता है? तो वो होता है बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम का जो नाम होता है वो मुअज्जम होता है। इसे मुअज्जम के अलावा जो है शाह आलम प्रथम के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? तो बहादुर शाह प्रथम को। ओके, तो अब बहादुर शाह प्रथम का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? तो 1707 से 1712 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हो जाती है, तो 1707 के बाद इसका गद्दी कौन संभालेगा? तो उसका बेटा संभालेगा, तो मुअज्जम संभालता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब ये गद्दी पे बैठा तो इसको पता ही नहीं था कि मेरे साम्राज्य में, मेरे राज में या मेरे काल में क्या क्या धन बचा हुआ है, क्या क्या कौन संपत्ति है, कितना सेना है। ठीक है, बेखबर था, अनजान था, इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम रख दिया शाह बेखबर। और किस इतिहासकारों ने इसका नाम रखा था शाह बेखबर? तो वह रखा था साफी खां। साफी खां जो इसका नाम है, साफी खां जो रहते हैं इसका नाम रख देता है शाह बेखबर। ओके, देन आगे। उसके बाद इसके समय में मराठा साम्राज्य कहने का अर्थ ये हो गया इसके समय में ठीक है, इसके समय में जो है मराठा साम्राज्य में एक संभाजी का पुत्र कैद रहता है। ठीक है, और इसको कैद कौन किया था? तो औरंगजेब किया था अपने समय में। ठीक है, मराठा साम्राज्य में एक संभाजी का पुत्र का क्या नाम था? साहू जी को कैद कर लिया था औरंगजेब। उसके बाद जब औरंगजेब के बाद जब उसका गद्दी पे बैठा ना
बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम क्या किया, इस साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया, ठीक है, कैद से इसे मुक्त कर दिया, ठीक है। और साहू जी को कैद किया कौन था, तो औरंगजेब किया था। इसके समय में जो है साहू जी को रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक है, छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके समय में साहू जी को रिलीज़ कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा इसे छोड़ दिया गया था, ठीक है। और कैद किसके द्वारा किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और साहू जी किसका बेटा था, तो संभाजी का पुत्र था। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है साहू मुक्त कर दिया गया। ओके, उसके बाद जो है इसने ना मराठा साम्राज्यों को दक्कन के क्षेत्र की सरदेशमुखी प्रदान कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम क्या किया, मराठा साम्राज्यों को क्या किया कि दक्कन के क्षेत्र में बोला कि दक्कन के क्षेत्र में जाओ और सरदेशमुखी जो है वहाँ का प्रदान कर दिया, सरदेशमुखी वहाँ का प्रदान कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके समय में सरदेशमुखी प्रदान किया गया था, तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया था। किसको, तो मराठा साम्राज्यों को। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है सरदेशमुखी प्रदान तो कर दिया, लेकिन वो जो होता है चौथ नहीं लेने दिया। क्या नहीं लेने दिया, चौथ नहीं लेने दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सरदेशमुखी प्रदान किया था परंतु चौथ नहीं लेने दिया गया था। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा मराठाओं को। इसने गुरु गोबिंद सिंह से मिलके, किसने, बहादुर शाह प्रथम जो है गुरु गोबिंद सिंह से मिलके, जो कि सिखों के 10वें गुरु रहते थे, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह से मिलके राजपूत का विनाश कर दिया, ठीक है, राजपूत को पराजित कर दिया। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर शाह प्रथम जो है किस गुरु से मिलके राजपूत का विनाश किया था, राजपूत को पराजित किया था, तो क्या बोलेंगे, सिखों के 10वें गुरु से मिलके जो है राजपूत को पराजित किया था। ओके देन, बहादुर शाह प्रथम ने। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। ओके देन, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है बहादुर शाह प्रथम, ये जो है सबसे वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ये जब राजगद्दी पे बैठता है ना, तो इसका उम्र जो होता है, इसका उम्र होता है 62 साल, ठीक है। 62 साल के उम्र में ये राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर मुगल काल में कौन सा ऐसा शासक था जो सबसे ज़्यादा उम्र में गद्दी पे बैठा था, तो क्या बोलेंगे, बहादुर शाह प्रथम। कितना वर्ष था, तो 62 साल की उम्र में यह राजगद्दी बैठा था। ओके देन, आगे उसके बाद जो ये सबसे वृद्ध व्यक्ति के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। इतिहासकारों ने कहा था कि सबसे वृद्ध व्यक्ति में बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है, जो कि राजगद्दी पे बैठा था 62 की उम्र में। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। इतिहासकार जो है एक सिडनी ओवेन था, इसके अनुसार बोला गया कि अंतिम मुगल शासक ऐसे थे जो कि कुछ अच्छे काम किए। इतिहासकार में एक सिडनी ओवेन था जो कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताया कि ऐसे मुगल काल में के अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम मुगल शासक जो कि कुछ अच्छे काम किए। ओके, उत्तर मुगल काल में कुछ बताया गया था। आता है जहांदार शाह, अगला शासक आता है जहांदार शाह। इसका शासनकाल जो रहता है 712 से 713 तक इसका शासनकाल रहता है, मतलब कि 1 साल जो है ये शासन करता है। ओके देन, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके ऊपर जो है पूरा नियंत्रण, जहांदार के ऊपर जो है पूरा नियंत्रण एक स्त्री का होता है, ठीक है। वो स्त्री का क्या नाम रहता है, क्या नाम रहती है, तो वह लाल कुमारी बेसिया एक नर्तकी रहती है। जहांदार के ऊपर पूरा नियंत्रण जो है ये स्त्री का रहता है, ठीक है, एक स्त्री का रहता है जिसका क्या नाम रहता है, लाल कुमारी बेसिया, ठीक है। इसके ऊपर जहांदार का पूरा नियंत्रण एक स्त्री का रहता है। ओके, इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। ओके, जजिया कर के बारे में कुछ जान लीजिए, जो कि इसके समय में लगाया गया था, ठीक है, तो या फिर हटाया गया था, वो हम जानेंगे। तो पहली बात जान लेते हैं किसी समय में कुछ अच्छा काम भी हुआ था, वो समझते हैं। जजिया कर को पहली बार लगाया कौन था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। ओके, और जजिया कर क्या होता था, तो एक धार्मिक टैक्स होता था। जजिया कर एक धार्मिक टैक्स होता था जो कि गैर मुसलमान या मूर्ति पूजकों पे लगाया जाता था। ओके देन, मुगल सम्राट एक आए थे अकबर ने 1564 ईस्वी में, ठीक है, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। किसके प्रभाव में आके, तो जोधाबाई के प्रभाव में आके समाप्त कर दिया गया था। कब किया था, तो अकबर, तो 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद पुनः जो लागू किया था ना,
वह किया था औरंगजेब। पुनः जो लागू किया था वो किया था औरंगजेब, मतलब बहादुर, मतलब कि बहादुर शाह के पिता कौन थे? औरंगजेब। तो पुनः लागू किया था औरंगजेब। कब किया था जजिया कर को लागू? तो 1679 में ये लागू किया था। जब ये लागू किया ना, उसके बाद जब जहांदार गद्दी पे बैठा तो फिर जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। फिर क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इससे कुछ थोड़ा सा फैक्ट है, वो चीज़ याद रखिएगा। ओके देन आगे, इसने क्या किया? जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, जहांदार शाह ने क्या किया? जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ओके देन, जहांदार शाह की हत्या जो है किसने की थी? तो सैयद बंधु के द्वारा किया गया था। ठीक है, सैयद बंधु के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, जहांदार शाह की हत्या जो है सैयद बंधु के द्वारा कर दी जाती है। सैयद बंधु का इसका हाथ रहता है। ओके, उसके बाद जब इसका हत्या कर दिया जाता है, ठीक है, तो सैयद बंधु को आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सैयद बंधु को क्या बोला जाता है? तो सैयद बंधु को ना नृप निर्माता बोला जाता है। ओके, मतलब कि किंग मेकर बोला जाता है। कौन गद्दी पर बैठेगा और कौन गद्दी पर नहीं बैठेगा, ये डिसाइड जो है सैयद बंधु के द्वारा किया जाता था। ओके देन, सैयद बंधु का जो साथ रहते थे वो उसका नाम क्या था? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां था जो कि सैयद बंधु का साथ देता था। हुसैन अली को एक पद भी मिला था जिसका नाम था वजीर। इसे वजीर से नियुक्त किया गया था और अब्दुल्ला खां को मीर बख्शी से नियुक्त किया गया था। मीर बख्शी का अर्थ हो गया सेना का प्रमुख बनाया गया था। ओके देन, सैयद बंधु को जो है हिंदुस्तानी गुट का नेता भी कहा जाता था। सैयद बंधु को हिंदुस्तानी गुट का नेता भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके देन आगे, तीसरा जो शासक आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो टाइम पीरियड रहता है वह रहता है 1713 से 1719 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसे खूबसूरत बादशाह बोला जाता था, मतलब कि उत्तर मुगल काल में सबसे अगर खूबसूरत था तो वह था फर्रुखसियर। ओके देन आगे, इसे घृणित कायर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये जो है पुनः जजिया कर को लागू कर देता है। इसके समय में क्या होता है? 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। किसके माध्यम से? तो फर्रुखसियर के माध्यम से बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंदा बहादुर को फांसी कौन देता है? तो वो देता है फर्रुखसियर। ओके देन, फर्रुखसियर के काल में दे दिया जाता है। आगे, इसके समय में जो है बीर जुमला स्त्री का हस्तक्षेप होता है। बीर जुमला स्त्री का हस्तक्षेप होता है। ये गद्दी पर जो है सैयद बंधु की सहायता से बैठता है और सैयद बंधु के द्वारा ही जो है फिर ये गद्दी से हटा भी दिया जाता है इसे। ओके, बाद में सैयद बंधु जो है संधि कर लेता है किसके साथ? तो दिल्ली की संधि कर लेता है किसके साथ? तो बालाजी विश्वनाथ के साथ जो है ये संधि कर लेता है। और संधि कर लेने के बाद जो है फर्रुखसियर को अंधा बना के अबदस कर दिया जाता है। अबदस का अर्थ हो गया कि गद्दी से उतार दिया जाता है। ओके देन, फर्रुखसियर को जो है जयसिंह ने सबाई की उपाधि दिया था। अब बाद में जो है सबाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कर देता है। कब? तो 1722 ईस्वी में, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अगला शासक आता है रफी उद दर्जात। इसका शासनकाल जो रहता है 1719 तक इसका शासनकाल रहता है। ये सबसे कम समय तक शासन करता है। तो उत्तर मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन कौन करता है? तो रफी उद दर्जात जो है वो सबसे कम समय तक शासन करता है। ठीक है, इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु टीबी की वजह से हो जाती है, मतलब क्षय रोग की वजह से हो जाता है। अगला शासक आता है, उसके बाद थोड़ा सा शासन जो है ज़्यादा रहता है रफी उद दौला का। ओके, इसका टाइम पीरियड कितना रहता है? 1719 तक। ओके, इसकी मृत्यु जो होती है पेचिस की वजह से हो जाती है। इसकी जो उपाधि है, इसकी उपाधि के क्या नाम है? तो इसकी उपाधि इसे कहा जाता है शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। किसे? रफी उद दौला को। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर मुगल काल में शाहजहां द्वितीय किसे कहा जाता है? तो रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।